नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। यह कहानी आपके लिए यूनिट 7 नेट JRF पेपर 2 हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे लेखक का परिचय, पात्र, उद्देश्य एवं कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित बताएंगे हम आपको। और ये कहानी जैनेंद्र कुमार से है और जैनेंद्र कुमार ने अपना अपना भाग्य कहानी शीर्षक की सार्थकता जो है वो हम बताते हैं। इसमें क्या है कि समाज के अमीर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर तथा अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते और अपना सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते। कि समाज में लोगों को देखकर लोग गरीब लोगों को देखकर दुख तो करते हैं लेकिन उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। सिर्फ बोलने वाली बातें उनके लिए रह जाती कि इनकी मदद करना चाहिए, ऐसे हम कर सकते, लेकिन वो आगे मदद के लिए नहीं आते। तो इसी तरह से इसमें एक लड़के का जिक्र है जो पहाड़ी लड़का होता है, जो अपने घर से भाग कर आ जाता है, एक ढाबे पर काम करता है और उसका नौकर उसका जो मालिक है उस नौकर लड़के को बाहर निकाल देता है। वो बर्फीली नैनीताल में घूम रहा होता है। उसके नंगे बदन पर सिर्फ एक चिथड़ा ही होता है और पैरों में न चप्पल न सर ढकने के लिए कुछ। सर्दी का मौसम है, बर्फ़ गिर रही है। उस बेचारा इस तरह से वो फिरा जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक लेखक से होती है। लेखक उसे वायदा तो करता है कि उसे नौकरी दिलवा देगा लेकिन उसके रहने का इंतज़ाम नहीं कर पाता है। तो इस तरह से उसकी जब ये बोलता है कि हम दूसरे दिन आपको मिलेंगे और तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है, ठहरोगे कहाँ, उससे पूछता है। वो कहता है कि मैं रात भर कहीं भी किसी पेड़ के नीचे काट लूँगा और उसके अगले दिन मृत्यु हो जाती। तो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का भी प्रबंध कर दिया, क्योंकि अमीर लोगों ने तो इसके लिए करा नहीं और बर्फ़ ने सफ़ेद रूपी बर्फ़ से कफन बनाकर उस लड़के को ढक दिया। इस तरह से उस लड़के का अंत हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस तरह से इस कहानी में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे किस तरह से इस लड़के की कहानी है, तो जानेंगे। तो इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र कुमार की समीक्षा और पात्र परिचय पढ़ेंगे। अपना अपना भाग्य कहानी में देश में सर्वथा व्याप्त ऐसी दारुण स्थिति को दर्शाया गया है। कहानी में सामाजिक विषमता, गरीब और अमीर के बीच की बड़ी सी खाई को दिखलाया गया कि गरीब और अमीर के बीच कितनी बड़ी खाई है जिसे पार करना, जिसे भरना मुश्किल है, जो सभी को इस परिस्थिति पर सोचने को विवश कर देती है। मनुष्य में मानवीयता से बढ़कर स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है और ऐसे मनुष्य को कहते हुए भी शर्म नहीं आती। तो मतलब उनकी ह्यूमैनिटी से बढ़कर उनका स्वार्थ आगे आ जाता है, लेकिन उन्हें सारी बातें कहते हुए भी कभी शर्म नहीं आती कि किसी आगे बढ़कर लोगों की हम सहायता कर सकें। लेकिन सहायता करने के काबिल तो होते हैं लेकिन सिर्फ बातें बनाना जानते, बातों तक ही सीमित रहते, वे बढ़कर आगे सहायता नहीं कर पाते। किसी ज़रूरतमंद की यदि सहायता की जा सकती तो उसे बेझिझक करनी चाहिए। क्या पता वह दिन उसका आखिरी दिन होने से आप उसे बचा सकते हैं, जिस तरह से इस लड़के के आखिर में हाल हुआ था, जो कहानी में पहाड़ी लड़का होता है। कहानी के पात्र हैं, लेखक है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो सहृदय है, लोगों के प्रति दया भाव रखने वाला व्यक्ति है। दया तो रखता है लेकिन सहायता नहीं कर पाता है। लेखक का मित्र है, यह भी लेखक के समान है। दोनों ही लेखक और उसका मित्र दोनों लोग उसके लिए सहायता करने के लिए सोचते हैं, दया भी रखते हैं लेकिन सही से आगे नहीं बढ़ते, सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ते और टाल देते हैं। इसी तरह से बालक जो है और कह देते हैं तो इन लोगों का भाग्य है। बालक जो है 10 वर्षीय बालक है जो कि बेघर, काम के तलाश में और भूखा है। इसी बालक के जीवन की त्रासदी की एक कहानी बयां करता है। किस तरह से इस लेखक के जो बच्चा है किस तरह से इसकी कहानी है, अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा
दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो आपको, जो इसका त्रासदी भरी कहानी का जो दुखांत होता है वो आपको रुला देगा। तो देखिए, इस कहानी को ज़रूर सुनिए। अपना अपना भाग्य की समीक्षा कर लेते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी जो है इसकी समीक्षा देख लेते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी की शुरुआत नैनीताल की वादियों में होती है। कहानी के शुरुआत में नैनीताल के मनोरम दृश्यों का वर्णन मिलता है। किस तरह से सुंदर दृश्य है, बर्फीली चट्टानें हैं और उन्हें देखकर, इस प्रकृति को देखकर लोग किस तरह से मुग्ध हो जाते हैं, ये सारा वर्णन इस कहानी में मिलता है। चारों तरफ शांति, एक पहाड़ी स्थान होने के नाते पर्यटकों के जमावड़े का दृश्य भी दर्शाया जाता है कि टूरिस्ट प्लेस है ये एक तरीके से, और यहाँ पर जो टूरिस्ट पीपल्स हैं वो आते जाते रहते हैं, उनकी भीड़ को दिखाया जाता है। ये सारा इस कहानी में आपको देखने को मिलता है। इस तरह से अभी आपको पता चला है। अब इसमें अगला देख लेते हैं। इसमें बताया गया अपना अपना भाग्य कहानी देश में व्याप्त गरीबों को कथा यथावत दिखाने में सफल हुआ है। हम कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से सामना ज़रूरी करते हैं जिन्हें मदद की बेहद ज़रूरत होती है। मतलब हमारे देश में किस तरह से गरीबी फैली हुई है और गरीब इंसान भी हमारे आमने सामने आते हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके आगे मदद करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। और ये भी पता है इससे इनका, ये क्या पता, ये आखिरी दिन भी हो सकता है, मदद कर दे तो काश इनकी वो दिन, वो ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं बढ़ते हैं। यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का भी पाठ सिखाती है। हमें लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि क्या पता एक मदद से लोगों की ज़िंदगी बच जाए, ज़िंदगी संवर जाए, मुश्किल से बच जाए। इस तरह से हमें लोगों की मदद भी करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं त्यागनी चाहिए, ह्यूमैनिटी नहीं त्यागनी चाहिए। यह तो एक अंतर है जो अपने जानवरों से अलग बनाता है, हमें जो है जानवरों से भी अलग बनाता है। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है, स्वार्थी सेल्फिशनेस नहीं है, तो हम ह्यूमन हैं, मानव हैं, लेकिन हमारे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हम भी सिर्फ जानवर के समान समझ लो कि हम जानवर ही हैं। जिस तरह से जानवर हैं वही हम लोग हैं। तो ये जान सकते हैं किस तरह से ये कहानी हमें देखने को मिलती है। इस कहानी को शब्द के अनुसार व्याख्या देखेंगे और अच्छे से इस कहानी को समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए व्याख्या के साथ इस कहानी को पढ़ते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी जैनेंद्र कुमार लेखक की है। अब यहाँ पर कहानी को पूरी तरह से देखते। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते तो कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में ही वह सुरम में अनुपम नैनीताल। तो यहाँ पर नैनीताल का जिक्र किया जा रहा है कि हम नैनीताल में हमारा एक उद्देश्य जिस तरह से होता, उसी तरह से हमारा उद्देश्य नहीं रहते कहाँ कहाँ घूमे, उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा घूम चुके थे। हम सड़क के किनारे एक फिर बैठ गए, बेंच पर बैठ जाते, लेखक को लेखक का मित्र, और वहाँ पर शाम का इवनिंग टाइम हो गया था, शाम का समय हो गया था। बादल इधर से उधर घूमे जा रहे थे और हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। ये सारा उन्होंने वहाँ का वर्णन करा है। और फिर वो बताते कि सामने एक पोलो वाला मैदान था। यहाँ पर जो अंग्रेज़ लोग होते हैं उनके उत्साह का एक गृह बना हुआ था जहाँ पर वो अपना आनंद लेते थे, और वहाँ पर एक बाजा बज रहा था, और वह बाजा हमें सुरम में, और पास था वही सुरम में अनुपम नैनीताल बाजा बज रहा था। और ये अनुपम अच्छा सा नैनीताल हम देखते ही हमारा दिन मनोहित हो जा रहा था। अब आगे देखते क्या बोलते हैं यहाँ पर। ताल में कश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल डोंगियों को मानो शर्त
बांध कर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पे कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधर्य एकाग्र एकस्थ कनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। तो तालाब के बारे में बताया जा रहा। किश्तियाँ जो थी, जो बोट थी, इधर से उधर लोगों को ले जाती हुई दिख रही थी। अंग्रेज़ यात्रियों को कभी एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती हुई दिख रही थी। और कुछ अंग्रेज़ लोग मतलब फ़ोटो अपनी क्या कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बैठे हुए थे। और इसी तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही थी कि बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। पोलो लॉन में हॉकी खेल रहे थे बच्चे। तो शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। शोर हो रहा था, मारपीट हो रही थी, और गालियाँ जो दे रहे थे वो भी एक खेल का अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी ध्येय, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खपत कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। ये बच्चे अपने आप में मगन खेल रहे थे। उन्हें न आगे की चिंता थी, न जो पीछे जो बीत गया ना उसकी चिंता थी। सिर्फ वो जो समय को जी रहे थे, खेल रहे थे। ये बच्चों के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उनका न और न छोड़। यह प्रवाह कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, यह कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाने निकला चला जा रहा था। मतलब हर तरह की स्त्री औरत जो है यहाँ पर घूमने आ रहे थे, और हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहे हैं। अधिकार गर्भ में तन अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों में सजे घोड़ों के बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल शून्य बना दिया, और जो बड़ी तत्पा से दुम हिलाना सीख गए हैं। यहाँ पर अंग्रेज लोग थे, और यहाँ पर घोड़ों की लगाम थाने हुए उन्हें इधर से उधर ले जा रहे थे। पहाड़ी लोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। हिंदुस्तानी बच्चे भी थे और अंग्रेज़ी बच्चे भी थे। अंग्रेज़ पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेट धन संपत्ति के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं, अंग्रेजी औरतें थीं, स्त्रियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी हो तो किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो तीन चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह से मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आगे कदम बढ़ा रही थी। इसी तरह से यहाँ पर अंग्रेजी औरतों का वर्णन किया, उसी तरह से हमारी जो भारतीय स्त्रियां हैं उनका वर्णन किया गया। कई साड़ियों में की तह में लपटी हुई, अपने आप को लाज लज्जा से बचाती हुई, अपने स्त्रीत्व को बताते हुए भारतीय की गरिमा और उसके आदर्श को छिपाकर दिखाकर सहमी से धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। नीचे आंखें झुकाए चल रही थी। वो ठीक उसी तरह उसके विपरीत अंग्रेजी औरतें सीना तान कर भागी चली जा रही थी। तो इन दोनों स्त्रियों का वर्णन किया है। भारतीय और अंग्रेजी स्त्रियां, उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन का खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते तो अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे, तुम हिलाने लगते थे, वैसे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला। तो इनके पास ही बता रहा है कि यहाँ पर एक भारतीय का और
नमूना था कि अपने कालेपन को खुरच कर तो बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो मतलब अंग्रेज़ों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते थे लेकिन इंडियंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि हम इंडियंस, हम भारतीय हैं, भारत मूवी पर अकड़ के इस तरह से वो चल भी रहे, लेकिन भारतीय लोगों का वो सम्मान नहीं करते थे। ऐसे लोगों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। जो हम ओवरकोट पहने हुए थे वो भीग गए थे क्योंकि बर्फ़ गिर रही थी। पीछे फिर कर देखा, ये लाल बर्फ़ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। मतलब पूरा नैनीताल लाल बर्फ़ की चादर की तरह स्तब्ध हो गया था, सुन पड़ा हुआ था। सब सन्नाटा था, हर ओर सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरे पर की रोशनाई तारों सी जान पड़ती थी। इस तरह से वहाँ का अद्भुत वर्णन प्रकृति का यहाँ पर किया गया। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। मतलब इस तरह से जो बर्फ़ थी, स्नोफॉल हो रहा था, हर तरफ से स्नोफॉल हर चीज़ को ढक दे रही थी, एक पर्दे के रूप में आ जा रही थी। रोशनियाँ मानो मर गई हैं, जो रोशनी हो रही थी समझ लो मर गई, उसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। काले काले भूत से पहाड़ भी सफ़ेद पर्दे के पीछे छप गए। इस बर्फ़ के पीछे सारे पहाड़ भी छिप गए। पास की वस्तु भी दिखने लगी, पास की वस्तु ना दिखने लगी, पास की जो वस्तु थी वो भी नहीं दिख रही थी। मानो यह घनीभूत प्रलय था, ये एक प्रलय आ गया था, ऐसा लग रहा। सब कुछ इसी घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया था, मतलब बर्फ़ में दब गया था। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भीक सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। हर तरफ सफ़ेद रंग की बर्फ़ दिखाई दे रही थी क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ गिर रही थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग रास्ता अब बिल्कुल निर्जन चुप था, उसमें कोई भी एक इंसान इधर से उधर नहीं जा रहा था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में छिपा जा रहा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। मतलब यहाँ पर एक आवाज़ आने लगी कि जो भी यात्री हैं वो अपने होटल में अपने रहने के स्थान पे चले जाएं। एक आवाज़ आती है और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और रास्ते जमे पड़े हुए हैं, हर तरफ सफ़ेदी का मतलब है स्नोफॉल हो रहा है, रास्ते बंद हो जाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए अपने अपने जहाँ पर भी आपके रहने के स्थान है वहाँ चले जाइए। इसका ये संदेश है। यहाँ पर रास्ते 2 मित्रों का होटल मिला, अपने अपने होटल चली। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला, दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल आगे था। रास्ते में तो इनके 2 मित्रों का होटल मिला तो वो चले गए, दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। मतलब वहाँ से हम 2 आगे बढ़े। मतलब ये 4 लोग थे, 4 में से 2 लोगों का आगे था तो 2 लोग एक होटल में चले गए, अब 2 आगे वाले होटल में जा रहे। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, तालाब के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे, गीले हो गए थे, बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल हो तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा न था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठे। अब यहाँ पर लेखक जो है वो तो जाना चाहता है कि यहाँ पर बहुत सर्दी है, लेकिन उसके मित्रों का लग रहा है कि अभी थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर और टहलते हैं, उसके बाद होटल जाएंगे।
हम उस चूते कोहरे में, कोहरा जो चू रहा था पानी की तरह, रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हो, मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह ज़रा बैठना ज़रा न था, बहुत देर बैठना था। मतलब लेखक को लग रहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके जो मित्र थे वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार उसे बैठाने की कोशिश कर रहे थे। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेद में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई इंसान होगा। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए है, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला, न दायां है न बायां, न उसके पैरों में चप्पल है, सर पे न कोई चीज़ है जिससे वो ठंड को बचा सके, सिर्फ एक पतली सी कमीज़, मैली सी कमीज़ पहने हुए है। पास ही चुंगी की लालटेन से छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, कम से लगभग 10 बरस का, 10 ईयर्स का ये लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल सा काला पड़ गया है। मतलब मैल से उसके पास नहाने के लिए भी नहीं है, न पहनने के लिए कपड़े, तो मैल के कारण थोड़ा काला पड़ गया। आंखें अच्छी बड़ी और रूखी हैं, माता जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती न ऊपर, चारों तरफ फैला हुआ कोहरा। बस वो चलता चला जा रहा था, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। बस वह अपने विकट वर्तमान को देख रहा था कि उसका वर्तमान इस समय कैसा, न उसे भविष्य की चिंता थी न भूत की, सिर्फ वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने ज़रा जैसे जाग कर देकर अब पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? मित्र पूछ रहा है अब लेखक का तो उस लड़के से, तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर से भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, लड़का कहता है। वो बच्चा बोलता है, 10 साल का बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा, यहीं कहीं मैं सो जाऊंगा, क्योंकि उसके रहने का भी ठिकाना नहीं है। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। कहाँ सोया था? दुकान। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया, क्योंकि अब वो बोलता है कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। सब काम करता था, 1 रुपया मिलता था और झूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ये लड़का जवाब दे रहा है। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वो कहता, अब खाना तुझे मिलेगा कहीं पर? कहता नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ, ऐसे ही सो जाऊंगा। उसका कहने का सिर्फ हाँ नहीं, इस तरह से ही वो उत्तर दिए जा रहा था और लेखक का मित्र प्रश्न कर रहा था, कहाँ? यहीं कहीं। वो कहता है, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा हो गया, आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है कि उसके पास कैसे कपड़े नहीं है, बस यही है तो ऐसे ही पहनकर सोएगा। तो मतलब वो एक प्रश्न लेकर खड़ा हो जाता। मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं। कहाँ है? 15 कोस दूर गाँव में है। तू भाग गया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। माँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ है, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। जो मेरे साथ साथी आया था वो मर चुका है। हम 2 लोग भाग कर आए तो इसमें से एक साथी मर गया है। मर गया? मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त के होटल में पहुँचे। वकील साहब? अब कहाँ पर जा रहे हैं? वकील के होटल में पहुँचते। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे,
मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, मतलब दोबारा से आइए, कहिए अब क्या काम है। तो उनके वकील जो मित्र है इस तरह से, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए लड़का है, कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं, ये प्रश्न कर। जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अंग्रेजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते, आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो, मतलब है मुझे नौकर की ज़रूरत थी, तो ऐसे अरे गहरे को मैं नौकर नहीं रख सकता हूँ। ये पहाड़ी जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े शैतान होते हैं और गुल छिपे हुए होते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। उनके कहने का मतलब ये था, मैं ऐसे नौकर नहीं रख सकता। वकील बोल रहे, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा, आप भी जी बस खूब हैं, अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या करे लेकर चंपत हो जाए। आप मानते हैं? नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी बस बोलकर रह जाते हैं। जी अच्छा, मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसेरी पर सोने झटपट चले गए। वो दोनों जो वकील थे वो चले जाते। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है, इस खाने के लिए कुछ देना चाहता था? अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है, नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच में पॉकेट में भी नोट थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठे थे। कड़ाके की सर्दी थी, इसलिए उसके थर थर काँप रहा था। दांत बज रहे थे क्योंकि उसके पैरों में न चप्पल थी न बदन पे मोटा कोई कपड़ा, न सर पे कोई कपड़ा, इसलिए वो सर्दी में कांपे जा रहा था। मित्र ने पूछा, तब मतलब है इन दोनों मित्रों के पास 10-10 रुपए के नोटों की गड्डी है, लेकिन खुले पैसे नहीं है, चिल्लड़ नहीं है, इसलिए उसे देना भी नहीं चाहते। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है, मतलब दिल में दया तो है लेकिन देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जाने दो, ये दया ही उस जमाने में बहुत है, बस दया दिखाने के लिए बहुत। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा, तो जाओ। हाँ, ठंडी सांस खींच कर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में, कहीं भी मैं सो जाऊंगा, जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ कोई मुझे सोने देगा मैं सो जाऊंगा। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बड़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बड़े। हवा ठीकी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी, मतलब वो कोट पहने हुए थे तब भी सर्दी लग रही थी। और उस बेचारे लड़के को ऐसे ही भेज देते। उसके दांत तक किरकिरा रहे थे, दांत बच रहे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, बदन पे कपड़े मोटे नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने उसे जाने दिया कि कहीं पर जाके तू जैसे भी रहे, उसे छोड़ देते, उसकी मदद नहीं करते हैं। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, भयानक सर्दी है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। कहते भी हैं कि इस लड़के के पास बहुत कम कपड़े हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करते। यह संसार है या मैंने स्वार्थ को फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। पहले हम अपना बिस्तर गर्म कर लेते, फिर बाद में किसी और की चिंता करेंगे, पहले अपने आप को देख लेते। इस तरह से हमने स्वार्थी बनकर इस तरह से सोचते हुए वो दोनों मित्र सो जाते हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई करो, बेशर्म कहो, कुछ भी कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। दूसरे दिन क्या होता है नैनीताल में, स्वर्ग के किसी उस होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने के लिए हुए। उस लड़के की आस लगाकर बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मतलब है हम दूसरे दिन उस होटल में जाते हैं, वहाँ पर हमें वो लड़का आते हुए दिखाई नहीं देता। अब इस लड़के के साथ क्या होता है आगे की कहानी में पढ़ेंगे।
और ये लोग भी जो मित्र हैं ये भी खुशी खुशी अपनी छुट्टियां ख़त्म करके आने लगे। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुकर कर मर गया। तो यहाँ पर ये जब मोटर में अपनी गाड़ी में सवार हो रहे थे तो इन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि एक पिछली रात के एक पहाड़ी बालक जो है पेड़ के नीचे ठुकर कर मर गया। मरने के लिए उसे वह जगह बस 10 वर्ष की उम्र वह काले चिट्ठों की कमीज मिली है। आदमियों की दुनिया ने बस उसे यही उपास उसके पास छोड़ा था। तो बताया जा रहा है कि मरने के लिए उसे जगह मिली है बस, और वह 10 बरस की उम्र का है और काले छिटले की कमीज थी। बस दुनिया के लिए यही उपहार उसका मिला हुआ है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों की बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया है। तो मतलब है कि ये दुनिया ऐसी है, उसको बेहयाई को छुपाने के लिए, उस ढकने के लिए प्रकृति ने खुद ही शव को ढकने के लिए सफ़ेद कफन का इंतज़ाम कर दिया है, सफ़ेद बर्फ़ से ढक दिया है। इसलिए उसे चादर रूपी बर्फ़ को पैरों से लेकर उसके ऊपर तक चढ़ा दिया है, हल्की हल्की परत के रूप में। सब सुना और सोचा ये सब अपना अपना भाग्य था। तो बताया किस तरह से बोला कि सब सुना और बोला कि यह अपना अपना भाग्य। तो यही कहानी इतना बोलते ही समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा किस तरह से ये कहानी है दुख भरी, इसका दुख कितना भयानक है कि अपना अपने भाग्य कहानी में देश में व्याप्त गरीबों को किस तरह से दिखाया गया है और दिखाने में भी सफल हुआ है। हम कभी भी ऐसे व्यक्ति हमें भी कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग भी सोचिए, अगर कोई आपके सामने कोई इस तरह से बाला कोई भी इंसान मिले तो कभी भी ज़रूरत हो उसे तो हमें सहायता ज़रूर करनी चाहिए। और यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का भी पाठ सिखाती है। क्या पता हमारी एक मदद से दूसरे की जान बच जाए, क्योंकि हमें कभी भी अपनी मनुष्यता को नहीं त्यागना है, ह्यूमैनिटी को नहीं त्यागना है, उसे बरकरार रखना है। अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को त्याग देंगे तो हम जानवर के रूप में आ जाएंगे। तो आपने किस तरह से जाना कि भाग्य कहानी की समीक्षा में पूरा आपने पढ़ लिया, पूरा हमने बटो पर जान लिया है, आपने देख लिया किस तरह से कहानी थी। नैनीताल के दृश्य को, वादियों को, सब चीज़ों को दिखाया था। कहानी के पात्रों के बारे में ज़्यादा, जो बालक है एक 10 वर्षीय और लेखक और उसका मित्र और 2 वकीलों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो आपको ये कहानी होपफुली बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसका जो मनुष्य यहाँ पे इस कहानी में जो मनुष्य में मानवीयता से बढ़कर स्वार्थ है उसे दिखाया है। और ऐसे मनुष्य को कहते भी शर्म नहीं आती कि जो हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थी है, उसे शर्म नहीं आ रही, सामने लोगों की मदद कर सकता है फिर भी नहीं करना चाह रहा। तो किस तरह से दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध किस तरह से कर देते हैं। किस तरह से वो बच्चा एक पेड़ के नीचे जाकर मर जाता है। वो सारा काम करना चाहता लेकिन उसे कोई काम करने नहीं देता, और जहाँ काम भी मिलता है उसे मारकर निकाल दिया जाता है। किस तरह से जैनेन्द्र कुमार लेखक ने किस तरह से इस कहानी को कितने बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। किस तरह से इस काले चित्रों में लड़के की दयनीय स्थिति को दिखाया गया, इस पहाड़ी लड़के की स्थिति को दिखाया गया कि समाज के अमीर लोग बर्फ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसी गरीब बच्चे की, किसी गरीब की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोष ठहराते हैं कि इनका यही दोष है, इनका अपना भाग्य है। तब उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर चले जाते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते कि यही इनका भाग्य और मदद नहीं करते, और अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते। जो उनकी जिम्मेदारी एक समाज में रहकर दूसरे की मदद करना, उससे भी दूर भागते, सिर्फ अपने बारे में सोचते। तो इस कहानी में बहुत अच्छी कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें एक दुखांत अंत होता है। इस लड़के का ये त्रासदी के रूप में दिखाया गया है। तो आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से हम और कहानियाँ लाते रहेंगे और आप देखते रहिए। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, अपने साथियों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे हमारी कहानियों का, हमारी और भी प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है हिंदी साहित्य से रिगार्डिंग, हिंदी की तैयारी की कॉम्पिटिशन से रिगार्डिंग, आप उसका फ़ायदा उठा पाए। तो अगली कहानी लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।